Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 19 of exercise 3.2. 19 क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करते हैं. ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix calculation, determine how to divide ₹30,000 amount the two types of bonds. If the first bond must obtain an annual total interest of ₹1,800 सेकेंड केस में आपको दिया हुआ टोटल इंटरेस्ट कितना है 2,000. देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल अमाउंट कितना दिया है 30,000. तो उसको ना ये इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, टू टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करनी है मनी. तो फर्स्ट बॉन्ड जो है 5% इंटरेस्ट देता है पर ईयर का, सेकेंड बॉन्ड जो है 7% इंटरेस्ट देता है पर ईयर का. तो कहता है मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके बताओ कि अपनी वो टोटल अमाउंट को किस तरह से डिवाइड करें. किस तरह से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि फर्स्ट बॉन्ड में कितनी मनी लगाए और सेकंड बॉन्ड में कितनी मनी लगाए कि उसको फर्स्ट केस में अमाउंट मिले टोटल. इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट बी एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, कहने का मतलब है कि फर्स्ट केस में वो कितना अमाउंट दोनों बॉन्ड में सेपरेट कितना लगाए कि टोटल इंटरेस्ट उसको इतना मिलना चाहिए. सेम एज बी पार्ट में आपको बता रहा है टोटल इंटरेस्ट 2,000 आ रहा है, तो किस तरह से वो अपने जो मनी है उसको कैसे डिवाइड करें. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं. क्या करेंगे, टोटल अमाउंट है हमारे पास कितना 30,000, ऐसे लिखेंगे. हम सपोज कर लेते हैं लेट ही इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड ₹X. हम सपोज कर लेते हैं कि उसने फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया ₹X एंड सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया ₹. नेचुरली है सेकंड में कितना करेगा, जितना फर्स्ट टोटल है उसमें से फर्स्ट बॉन्ड वाला माइनस कर दोगे, 30,000 - X आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय मैट्रिक्स मेथड से हम सोल्व करेंगे. हमें ये बताना है कि फर्स्ट बॉन्ड में हमें पता है मैट्रिक मेथड यूज करेंगे. हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट को तो ले रहे हैं कॉलम में, और जो हमें इंटरेस्ट मिला है उसे हम कॉलम में लिख लेते हैं. क्लियर, रिपीट कर रही हूँ मैं. हम जो अमाउंट है उसे रोज में लिख रहे हैं और जो इंटरेस्ट है उसे कॉलम में, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड इसने बताया ना मैट्रिक्स मेथड से करो, और हमें मल्टीप्लाई करके ही निकालना होगा. और आपको पता ही है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, रो बाय कॉलम. तो आप किसी एक चीज़ को रो में ले सकते हो, किसी एक को कॉलम में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अब मैंने ये तो हमें पता है जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके रो लिए जाते हैं. तो पहले अमाउंट की बात हुई इसलिए मैंने जो अमाउंट वाली बात है उसको हमने रोज़ में लिख लिया, और जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमने कॉलम में लिख लिया. क्लियर. और हमें इतना पता है कि दोनों की मल्टीप्लाई में कितना इंटरेस्ट आया उसको टोटल 1,800. तो इस तरह से इसको डिवाइड किया है. फर्स्ट बॉन्ड में ₹X थे जो उसने लगाए, और सेकंड बॉन्ड में कितने हैं 30,000 - X. और उधर से फर्स्ट बॉन्ड में उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 5% पर ईयर का, और सेकंड में कितना मिल रहा है 7%. तो इसको मल्टीप्लाई आपको रो बाय कॉलम से करके इसको किसके इक्वल रखोगे 1,800 के इक्वल. तो 5% ऑफ X प्लस टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे. क्लियर, ये आपका कैसे निकालोगे, आपको पता है ₹100 के ऊपर ₹5 मिल रहा है. तो हमारे पास टोटल अमाउंट X है फर्स्ट बॉन्ड के लिए. तो इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, 5% ऑफ X प्लस 7% ऑफ दिस अमाउंट, और इन दोनों का टोटल कितना आएगा 1,800. तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, सोल्व किया है. 5% का मीनिंग क्या होता है, 5/100 मल्टीप्लाई X, 7/100 मल्टीप्लाई 30,000 - X इज इक्वल टू 800. अब आपने क्या करना है, 100 एलसीएम ले लेना, 5X प्लस 7 3 21,000 - 7X. 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 7X प्लस 5X कितना आया -2X प्लस 21,000 इज इक्वल टू 1800 को 100 से मल्टीप्लाई करो,
-2x 1800 में से 18 कितना है, 1,80,000 में से 2,10,000 आपको माइनस करने हैं। तो कितना आएगा, -30,000 -2x इधर से है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई 15,000। तो x हम क्या सपोज करके चले थे कि फर्स्ट बॉन्ड में उसने कितना अमाउंट लगाया। तो फर्स्ट बॉन्ड में उसने कितने इन्वेस्ट किए 15,000। तो सेकंड बॉन्ड में कितने आएंगे 30,000 माइनस x था, x के रिप्लेस में हम क्या करेंगे 15,000 लिखेंगे। तो क्या आएगा, माइनस करके आपके पास 15,000 आएगा। तो इसे क्लियर हो गया कि दोनों बॉन्ड में उसने इक्वल अमाउंट सेपरेट किया है। अब सेकंड केस में आपको क्या करना है, उसने इंटरेस्ट कितना बताया मिल रहा है 2,000। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, सारा स्टेप आपका एज इट इज़ रहेगा। इसमें जहाँ हमने 1800 राइट किया है ना, बस इसी की जगह आपने क्या करना है 2000 राइट कर देना। बाकी आपका सारा क्वेश्चन एज इट इज़ चलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे। क्लियर, सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में सबसे पहले वो भी इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम है और उसको मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है। स्टेटमेंट देखते हैं पहले। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, ₹60 and ₹40 respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. टोटल अमाउंट निकालो जो बुक्स शॉप जो है रिसीव करेगा फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। तो टोटल अमाउंट क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले तो मैट्रिक्स मेथड अज्यूम करना है। तो आपने एक चीज़ क्या लेनी है, कॉलम में लेनी है और एक चीज़ आपको रो में लेनी है। क्लियर, तो हमारे पास किसकी बात पहले आई उसको हम कॉलम रो में ले लेते हैं और सेकंड पॉइंट जो आया उसको हम कॉलम में लिख लेते हैं। तब ये देखते हैं कि पहली हमारी क्या बुक्स हैं, बुक्स की काउंटिंग है तो इसको रो वाइज लिखते हैं। तो मैंने राइट भी कर दिया, वी शो बुक्स, हम बुक्स को किस में शो कर रहे हैं, रोज में, हम प्राइस को किस में शो कर रहे हैं, कॉलम में। क्लियर, देन अब देखो बुक्स को मैंने लिखा, ऊपर मैंने लिख दिया केमिस्ट्री फिजिक्स इको। अब यहाँ पर बुक्स कैसे काउंटिंग बताएगी, 10 डजन उसके पास किसकी हैं, केमिस्ट्री की बुक्स हैं। आपको पता है एक डजन में 12 थिंग्स होती हैं, तो 10 × 12 लिखोगे। ऐसे ही फिजिक्स की कितनी है, 8 डजन है, 8 × 12। और इको की कितनी है, 10 डजन है, 10 × 12। टोटल बुक्स ये हो गई। और ईच बुक की आगे प्राइस भी आपको बताई गई है कितनी है। केमिस्ट्री की देखो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि पहले केमिस्ट्री का नाम है तो प्राइस भी उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। पहले केमिस्ट्री का प्राइस, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फिजिक्स का प्राइस पर बुक का और इको का प्राइस। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ये नहीं आगे पीछे लिख दो। फर्स्ट जैसे एलिमेंट रो वाइज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे ही आपने ऐसे सीक्वेंस बनाना है। यहाँ से हमने 12 कॉमन ले लिया। देखो 12 बिना कॉमन लिए भी हो सकता है, ये 12 कॉमन लेने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से, हम कॉमन भी ले सकते हैं कंप्लीट मैट्रिक्स में से। तो यहाँ से क्या रह जाएगा 10 8 10। तो अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम 10 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे 800, प्लस 8 को 60 से करोगे 480, प्लस 10 को किससे करोगे 40 से मल्टीप्लाई करोगे 400। अब इन सबको टोटल करो, कितना आया 1680 मल्टीप्लाई 12, कितना आएगा, ये सारा टोटल करके हमारे पास कितना आएगा 20,160। ये उसका टोटल प्राइस है जितनी उसके पास बुक्स अवेलेबल थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 22, ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 22 में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट देखो पहले। अज्यूम दैट एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k 2 क्रॉस p n क्रॉस 3 p क्रॉस k रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब है जैसे आपको सीक्वेंस में या मैट्रिक्स दी गई है उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया गया है। चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 21 and 22। 21 और 22 दोनों के लिए ये स्टेटमेंट है। तो हमें क्या दिया गया, रेस्ट्रिक्शंस ऑन n k p सो दैट विल बी डिफाइंड है।
तो हमें बताना है कि जो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, वो आपको इन 4 ऑप्शन के बेस से आंसर बताना है। डिफाइंड, अब देखो क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जितनी भी मैट्रिक्स है उन सबका ऑर्डर राइट कर दो। क्लियर। एक्स मैट्रिक्स मैंने ऊपर ऑर्डर लिख दिया, कितना है 2 क्रॉस एन, वाई का 3 क्रॉस के, जेड का 2 क्रॉस पी, डब्ल्यू का एन क्रॉस 3, पी का पी क्रॉस के है। और हमें अब इसका ऑर्डर बताना है। क्लियर। अब मैं क्या करूँगी, आपको इस पी वाई आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद सिंगल मैट्रिक्स बन गई होगी और डब्ल्यू वाई भी सिंगल मैट्रिक्स बन गई होगी। हमें ही नहीं पता ये वैल्यू का ऑर्डर कितना था, इन्होंने 2 क्रॉस एन दिया, एक्यूरेट हमें ऑर्डर नहीं पता। अब देखो मल्टीप्लाई, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल मैट्रिक्स बन गया, ऐड किया गया, दैट मीन्स इनका ऑर्डर तो सेम ही रहा होगा। सबसे पहले हम पी वाई का सेपरेट ऑर्डर मालूम करते हैं। पी वाई का ऑर्डर कितना रहा होगा, पी को वाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया, पहले तो पी का ऑर्डर लिखो। पी का ऑर्डर कितना है, पी क्रॉस के, और वाई का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस के। अब आपको पता है 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब कन्फर्मेबल होती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। देखो मैंने मैचिंग की, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो, ये बीच में इक्वल साइन लगा दे, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया के की वैल्यू कितनी रही होगी, 3। और ऐसे ही डब्ल्यू वाई में क्या किया, इसके कॉलम में रो के इक्वल, ये तो इक्वल ही वैल्यू गिवन है। क्लियर। अब मेन आता है और पी और के। अब न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, पी वाई की जो मल्टीप्लाई करके न्यू मैट्रिक्स बनी, न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर, न्यू मैट्रिक्स जो पी वाई आई है उसका ऑर्डर क्या आ रहा होगा, वो क्या होता है, वो फर्स्ट के रोज ही होती हैं और सेकंड के कॉलम होते हैं। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, समझाने के लिए आपको सारा प्रोसेस है, आपकी रफ कैलकुलेशन में रहेगा। ऐसे ही यहाँ डब्ल्यू वाई आपकी न्यू मैट्रिक्स बनी होगी, इसमें न्यू मैट्रिक्स जो डब्ल्यू वाई है उसका ऑर्डर क्या रहा होगा, उसमें भी फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या लिए होंगे, रोज लिए हैं और सेकंड के कॉलम। ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों को क्या किया गया, ऐड किया गया। पी वाई और ऑर्डर ऑफ पी वाई इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई। क्यों होगा, क्योंकि दोनों को ऐड किया गया। अब पी वाई का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस के है, और इसका क्या है, एन क्रॉस के। पी क्रॉस के क्या होगा, एन क्रॉस के। अब के तो है ही हमारे पास इक्वल, तो बचा क्या है यहाँ पर, p इज इक्वल टू एन आया। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, p इज इक्वल टू एन। तो हमारा ऑप्शन क्या आया, एक पहली वैल्यू मैंने k इज इक्वल टू 3 निकाल दी है और k इज इक्वल टू 3 निकाल दिए, पहले निकाल चुके हैं, और p इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए आया हमारा आंसर। ऑप्शन देखो पूरा डिटेल समझना पड़ा है तभी जाके बात बनी है। ऑप्शन ए आया है यहाँ पर। तो ऑर्डर ऑफ पी वाई, एक बार रिपीट करा रही हूँ, ऑर्डर ऑफ पी वाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई होना चाहिए, क्योंकि दोनों को ऐड किया गया ना। यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स ऐड तभी हो सकती है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो मैंने निकाला पी वाई का ऑर्डर पी क्रॉस के और डब्ल्यू वाई का क्या, एन क्रॉस के। ऑर्डर ऑफ पी वाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई। पी वाई का ऑर्डर कितना, पी क्रॉस के, और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर कितना, एन क्रॉस के। तो के तो आपके पास इक्वल है ही, तो बचा क्या आपका, दैट मीन्स दिस पी किसके इक्वल है, एन के, और के इज इक्वल टू 3 हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। बुक में 21 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दिया हुआ है के इज इक्वल टू 3 एंड पी इज इक्वल टू एन। नेक्स्ट में आते हैं 22nd क्वेश्चन में, इफ एन इज इक्वल टू पी देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, एन पी के इक्वल है एंड ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। पहले हमें यहाँ पर कौन कौन सी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, एक्स और जेड, हम उन्हीं के ऑर्डर राइट कर लेते हैं। एक्स का ऑर्डर 2 इंटू एन है और जेड का है 2 इंटू पी। अब देखो यहाँ पर एक्स और जेड को आपस में सब्ट्रैक्ट किया गया, दैट मीन्स उनका ऑर्डर सेम रहा होगा ना। ये ऑर्डर ऑफ
ऐसे ही दो मैट्रिक्स जब ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं है, ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड रहा है। और एक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस n, और जेड का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस p। क्लियर। तो यहाँ से क्या है, n तो p के इक्वल गिवन ही है, स्टार्टिंग में गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, अब आंसर में देखो आंसर क्या चाह रहा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास p क्रॉस 2, p क्रॉस 2 वो है ही नहीं हमारे पास, p क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 पहले आना चाहिए। देखो आंसर में ये इन्हीं में से हम ले सकते हैं ना, 2 क्रॉस, या तो 2 क्रॉस n आना चाहिए या 2 क्रॉस p आना चाहिए, क्योंकि दोनों को या 2 क्रॉस n आना चाहिए, 2 क्रॉस p आना चाहिए। आपके ऑप्शन जो अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देखोगे। p क्रॉस तो है नहीं, 2 क्रॉस n है, 2 क्रॉस, तो ये आंसर हमारा आ रहा है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आ रहा है इसके हिसाब से। ये भी आंसर आ सकता है, दूसरे वाला भी आ सकता है, 2 क्रॉस p भी आ सकता है। इस टाइम हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन बी। थोड़ा सा इसको रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे इस क्वेश्चन में, तभी आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।